जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने हम लेकर चलते हैं 3 प्रश्न पत्रों को मिला करके एक प्रश्न पत्र बनाते हैं सीडीपी का आपका। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपके पहले की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से, केंद्रीय माने बीच से बाहर की तरफ का विकास क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, या विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को, या फिर कह रहा है मध्यवाही विकास के सिद्धांत को, या सोपानी विकास के सिद्धांत को। तो भाइयों यहाँ पर प्रश्न में ही आपका कह रहा है केंद्र से बाहर की तरफ, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, मध्य से वाही की तरफ। तो ऑप्शन तीसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। कह रहा है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, कह रहा है कि स्कूल क्या है, बच्चों की सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या है आपका प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए भाइयों, स्कूल के बच्चों के सामाजिकरण के बारे में कह रहा है, स्कूल के बच्चों के सामाजिकरण के बारे में कह रहा है, तो इसलिए बच्चों का स्थान ही क्या होगा, प्रमुख होगा, और बाकी चीजें नहीं होंगी। तो ऑप्शन पहला बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरफ पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब है भाइयों कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और उन्हीं की तरफ पोशाक धारण करते हैं तो आपका यह क्या कहलाता है, समूह की पहचान कहलाता है, कि समूह की आज्ञाकारिता कहलाता है, या समूह निर्देशन अनुपालन कहलाता है, निर्देश अनुपालन, या समूह की अनुरूपता कहलाता है। जब आप शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और एक ही जैसा पोशाक धारण करते हैं तो समूह की आपका क्या होगा भाइयों, अनुरूपता होगा, मतलब एक समूह के अनुरूप में आप चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कर रहा है भाइयों कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होता है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से आपका प्राप्त होता है, मतलब कहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, संवेदी गामक से, पूर्व परिचालन से, मूर्त परिचालन से, औपचारिक परिचालन से। तो दोस्तों चौथा का आंसर बन जाएगा संवेदी गामक से। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, बात ही कह रहा है पहला क्या, व्यक्तिगत शिक्षा, प्रश्न से ही पकड़ेंगे। क्या कह रहा है, व्यक्तिगत शिक्षा कह रहा है, तो क्या आ जाए, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो किसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरह क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। मतलब किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, इसका मतलब कि स्वीकृत देते हैं, तो यह किस विकास के, किस चरण के विकास को दर्शाता है। कह रहा है प्रथा पूर्व विकास को, मतलब प्रथा से पहले के विकास को, या प्रथागत विकास को जैसा चल रहा है उसके आधार पर, या उत्तर प्रथागत, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा प्रथागत विकास को दर्शाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है 7 आपका, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो ऑप्शन कह रहा है भाइयों आपका सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो लेव वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है अधिगम किस पर महत्व देता है दोस्तों, सांस्कृतिक उपकरणों पर महत्व देता है। चलते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित कर रहे हैं जीन पियाजे। तो कह रहा है क्या मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र में, या दोस्तों स्कीमा या मनोबंध के रूप में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाइयों, हो जाएगा चौथा, हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास की मुख्य गुण क्या होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास की मुख्य गुण क्या होती है भाइयों मेरे। तो ऑप्शन कह रहा है आपका अमूर्त सोच का विकास,
या विचार सोच में केंद्रीकरण, या परिकल्पित निगमात्मक सोच, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर 9वें का विचार सोच में केंद्रीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कह रहा है भाई, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्या कह रहा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, कि मतलब जो विकास होगा सब में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका नहीं होगा। विकास केवल जहां आएगा हटा देंगे, फिर विकास केवल जहां आया उसको भी हटा देंगे। दोस्तों आपका लास्ट में चौथा ऑप्शन बन जाएगा विकास बहुआयामी होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कर रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास दोस्तों किस क्रम में होता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है न तो वह मूर्त जानता है न तो वह अमूर्त जानता है। मूर्त जो विकास संक्रियात्मक अवस्था मूर्त का होता है वह 6 से 12 तक का होता है, अमूर्त का 11 से 15 तक होता है भाइयों। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा सांवेदिक। आपका बच्चा छोटा होता है तो हाथ पैर को चलाना सीखेगा, उसको मुख में डाल करके प्रयास करने से काटना सीखेगा, खाना सीखेगा। तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सांवेदिक हो जाएगा, फिर मूर्त हो जाएगा, फिर अमूर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। भाइयों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। करा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, केवल संरचनात्मक आकलन। मैंने पहले ही कहा है एक वर्ड याद कर लीजिए, केवल जहां लगे ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। कह रहा है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक। तो जब दोनों ही नहीं होगा दोस्तों तो यह भी हट जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, चौथा हो गया। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। मतलब एक विद्यार्थी बार बार यह शोध करके बताया गया विभिन्न स्रोतों के आधार पे आपके जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो क्या है, आपके निम्न स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिमाणिक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। मतलब कि एक शिक्षक को क्या चाहिए जिससे बच्चा क्या हो, इसमें मतलब इस भ्रम में न पड़े। तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। मतलब यह क्या कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, मतलब बच्चे को जाने देना चाहिए। या विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, या जो अलग अलग बच्चे हैं उनके बीच उसको प्रतियोगिता करानी चाहिए, या विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी को कह देना चाहिए कि आप क्या करिए, पढ़ाई छोड़ के कहीं और चले जाइए। या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। उसको यह बताना चाहिए, अलग अलग लोगों के बारे में बताना चाहिए, उनके मतलब कितना परिश्रम किए, कैसे आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलते भाइयों प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा क्या है आपका भाइयों, समावेशी है। तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखते हैं। या फिर अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब जो बच्चा सीखने लायक नहीं, मैं कहना मुझे कहना होगा नहीं बहुत अच्छा है बच्चा जाने दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। या हम कहें कि भैया जो अपाहिज हैं, मंदबुद्धि हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, उनको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे ऐसा। या केवल वाला काट दीजिए। तो यह विश्वास करना चाहिए प्रत्येक बच्चों को उसकी योग्यता के मतलब कि उसके योग्यता एवं शक्ति के आधार पर सीखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं भाइयों प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 में चलते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाइयों। तो क्या कह रहा है आपका कि पढ़ने की प्रतिचिंता, मतलब वो पढ़ने की प्रतिचिंता प्रदर्शित कर रहा है। अक्षरों, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसको कठिनाई भी है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल भी है उसका, मतलब बहुत अच्छा उसका पढ़ने में भी नहीं है।
पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में भी कठिनाई हो रही है, तो ये किसके सूचक हैं भाइयों? ठीक है, तो 15 में आपका ऑप्शन देख लेते हैं किसके सूचक आपके माने जाएंगे। तो क्या रहा है कि एक स्वलीन विद्यार्थी के यह है संकेत, या एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं, या अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के हैं, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं। तो ये सभी मेरे भाइयों गुण पाया जाएगा एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा है, मतलब जिसमें सभी लोग हैं, उसमें अधिगमकर्ताओं को उनकी आवश्यकता का आधार कैसे संबोधित करेगा। तो चलते हैं ऑप्शन 16 की तरफ। क्या कह रहा है आपका, आकलन के लिए पेपर पेंसिल स्टेट टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, या विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका का प्रयोग करना, या अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने का पर दबाव देना, या प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, प्रश्न 17 की तरफ। तो 17 क्या कर रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। मतलब एक शिक्षिका है, अपने बच्चों के जो उसके बच्चे हैं जो सृजनात्मक विद्यार्थी, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। तो देखते हैं ऑप्शन को हम भाइयों, अपसारी चिंतन पर बल देकर, या अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। जब उनको प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित तो होगा नहीं। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या विद्यार्थी को जोखिम लेने चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके। हतोत्साहित दोनों कट जाएंगे। अपसारी चिंतन मतलब कि थोड़ा सा हम चिंतन करें, यह भी कट जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बन जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को उद्देश्य प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो ऑप्शन कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, यह होगा मेरे प्यारे भाइयों। या कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना, ऐसा होना चाहिए। या निर्देश के लिए केवल हट जाएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल सेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। ऑप्शन चौथा हो जाएगा भाइयों। प्रश्न नंबर 19 की तरफ भाइयों। कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मतलब कि कह रहा है जो दिव्यांग अधिनियम 2009 है वह किस आयु से बच्चे को किस आयु तक के लिए निःशुल्क शिक्षा देता है भाइयों। तो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है भाइयों। सुगम्य शिक्षण सामग्रियां, ठीक है, प्रदान करने का तात्पर्य किस ऑप्शन से आपका है। तो ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, या भाइयों फिर आपका शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिकता संहिता से है, या शिक्षण सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से है, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो ऑप्शन बन जाएगा भाइयों इसका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। करा स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है आपका, केंद्रीकरण है, संज्ञान बोध है, संज्ञान है, या समायोजन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बन जाएगा दूसरे का 21 में, तो हो जाएगा संज्ञान बोध हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। कह रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, या मूर्त सोच। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों इसका ऑप्शन मूर्त सोच हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ।
कह रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। मतलब अधिगमकर्ताओं की जो व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाएगा भाइयों? विभेदी अनुदेशन, या फिर चयनित अनुदेशन, सटीक अनुदेशन, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो हमें क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ऑप्शन इसमें बन जाएगा विभेदी अनुदेशन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? अधिग्रहण का, अभिप्रेरण का, आत्मनिर्भरता का, सामान्यीकरण का दोस्तों। तो 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका सामान्यीकरण हो जाएगा। चलते हैं 25 की तरफ। कह रहा है कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 25 का स्वतंत्र होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कह रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है। पहले से जो सुधार आए हैं उनको कार्य को देखने के लिए क्या कर रहा है? उनके प्रदर्शन को देखकर वह सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? अनुकरण का, अवलोकन का, संशोधन का, प्रतिरूपण का। तो 26 का ऑप्शन क्या बनेगा मेरे प्यारे भाइयों? प्रतिरूपण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कह रहा है मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। यह व्यवहार प्रस्तुत करता है किस पर? चौकस पर, सतर्क पर, निवर्तमान पर, या फिर निरंकुश पर। मेरे प्यारे भाइयों इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सतर्क हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कह रहा है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर, किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? तो क्या होगा? सृजनात्मक होगा कि सौंदर्य बोध होगा या अमूर्त होगा या तार्किक होगा भाइयों? तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों तार्किक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहा है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, मतलब जो कार्य बच्चे कर रहे हैं उसमें आनंद भी ले रहे हैं और अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? कह रहा है ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाएगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा, या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाएगा, या समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहा जाएगा। तो भाइयों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कह रहा है कि गतिबोधक कहते हैं, कर्णकोटर कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों इसको हम क्या कहते हैं? आपका गतिबोधक कहते हैं। तो अगर आपको भाइयों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।